नमस्कार दोस्तों। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जो हमारे बिल्कुल सामने होता है, पर फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। मेरा मतलब है डिज़ाइन लॉ। बाजार में दिखने वाले हर प्रोडक्ट का डिज़ाइन कहीं ना कहीं इस कानून से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको लेकर काफ़ी रहस्य और गलतफहमियां बनी हुई हैं। तो चलिए आज इस लीगल मिस्ट्री को मिलकर सुलझाते हैं इस नए और बेहद रोचक विश्लेषण में। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर देखिए, सिर्फ 3। ये कोई आम नंबर नहीं है। पिछले 72 सालों के लंबे इतिहास में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने डिजाइन लॉ पर केवल और केवल 3 बार अपना फैसला सुनाया है। मतलब लगभग हर 24 साल में सिर्फ एक बार। है ना हैरानी की बात। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का सबूत है कि भारतीय कानूनी व्यवस्था में डिजाइन लॉ सच में एक हिडन जेम है, एक ऐसी छिपी हुई धरोहर जिस पर सबसे कम बात हुई है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र इस रोड मैप पर डालते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन लॉ का रहस्य समझेंगे, फिर डिज़ाइन क्या है इस पर बात करेंगे। उसके बाद आएगा 50 कॉपी ट्रैप, फिर रजिस्ट्रेशन के नियम और आखिर में हम देखेंगे कि इन अधिकारों को लागू कैसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, डिज़ाइन लॉ का रहस्य। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत कम फैसले दिए हों, पर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि ये कानून नया या कमज़ोर है। भारत में डिजाइन अधिकारों को सुरक्षित करने का ढांचा बहुत पुराना और गहराई से स्थापित है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, तो ये सफ़र 1872 के पैटर्न्स एंड डिज़ाइन प्रोटेक्शन एक्ट से शुरू होता है। उस दौर की ज़रूरतों से लेकर 1888 और 1911 के बदलावों से होते हुए हम पहुंचे हैं साल 2000 के द डिज़ाइन्स एक्ट तक। और आज का ये कानून विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के बिल्कुल अनुकूल है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मौजूदा कानून के पीछे एक सदी यानी 100 साल से भी ज्यादा का विकास खड़ा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर एक डिज़ाइन बनता कैसे है? देखिए, हर सुंदर दिखने वाली चीज़ को इस कानून के तहत सुरक्षा नहीं मिल सकती। कानून की नज़रों में इसका एक बहुत ही सख्त दायरा है। साल 2000 के कानून का सेक्शन 2D इसे बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। इसके मुताबिक डिज़ाइन किसी आकार, रूपरेखा या पैटर्न की वह खासियत है जिसे किसी औद्योगिक प्रक्रिया के जरिए किसी वस्तु पर लागू किया जाता है। भारत ग्लास ट्यूब केस में सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया था कि किसी भी डिज़ाइन का मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ उसकी आई अपील यानी आंखों को आकर्षित करने की क्षमता के आधार पर ही होना चाहिए। और हाँ, ये किसी तैयार वस्तु पर दिखना भी चाहिए। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी कानूनी उलझन, फंक्शनल यूटिलिटी बनाम एस्थेटिक अपील, मतलब उपयोगिता वर्सेस सुंदरता। अगर किसी प्रोडक्ट का आकार सिर्फ उसके काम करने के तरीके के लिए जरूरी है, तो वो पेटेंट लॉ का हिस्सा है, डिजाइन लॉ का नहीं। डिजाइन लॉ सिर्फ और सिर्फ दिखावट और सुंदरता की हिफाजत करता है। क्रायोगैस और एम्प बनाम यूटिलक्स जैसे ऐतिहासिक मामलों में अदालतों ने यही समझाया है कि उपयोगिता और सुंदरता को अलग रखना कितना ज्यादा जरूरी है। अब अदालतें इस उलझन को कैसे सुलझाती हैं, ये वर्लपूल ऑफ इंडिया बनाम वीडियोकॉन के मामले से बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। अदालतों के पास एक बड़ा ही व्यावहारिक पैमाना है। वो पूछते हैं, क्या उस चीज़ का काम किसी और आकार यानी किसी दूसरे शेप के साथ भी किया जा सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो इसका मतलब है कि वहाँ एक सच्चा कलात्मक विकल्प मौजूद है। लेकिन अगर वो काम सिर्फ उसी एक शेप से हो सकता है, तो भैया वो पूरी तरह से फंक्शनल है और उसे डिज़ाइन के तौर पर रजिस्टर नहीं किया जा सकता। तीसरा हिस्सा, 50 कॉपी ट्रैप। ये एक ऐसा नाटकीय मोड़ है जहां कॉपीराइट और डिजाइन कानून आपस में टकराते हैं। और सच मानिए, ये रचनाकारों और उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये जो नंबर 50 है ना, ये किसी भी क्रिएटर की नींद उड़ा सकता है। कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 15(2) के हिसाब से जैसे ही किसी गैर पंजीकृत यानी अनरजिस्टर्ड डिजाइन को किसी औद्योगिक प्रक्रिया के जरिए 50 से ज्यादा बार बनाया जाता है, उस पर से कॉपीराइट की पूरी सुरक्षा तुरंत खत्म हो जाती है। जरा सोचिए, एक बेहद शानदार डिजाइन बनाया गया और बिना रजिस्ट्रेशन के जैसे ही उसकी 51वीं कॉपी बनी, सारे अधिकार छूमंतर गायब। तो अब इस फंदे से कैसे बचे? इसके लिए क्रायोगैस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त तरीका निकाला, कंसेप्चुअल सेपरेबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट सीधा सा सवाल करता है, क्या किसी कलात्मक काम की दृश्य अपील को उसके काम करने वाले हिस्से से पूरी तरह अलग करके सोचा जा सकता है? अगर कला और कार्यक्षमता को ख्यालों में अलग किया जा सकता है, तो उस कलात्मक हिस्से को कॉपीराइट के तहत बचाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट अमेरिकी कानून से काफी मिलता जुलता है, जो कला और उद्योग के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचता है। चलिए, अब आते हैं चौथे हिस्से पर,
रजिस्ट्रेशन के नियम। इस कॉपीराइट ट्रैप से बचने का सबसे सुरक्षित रास्ता है अपना डिजाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेना। तो आइए देखते हैं कि साल 2000 के डिजाइन एक्ट के तहत कौन से ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। भारत में डिजाइन पंजीकरण का सारा काम भारतीय पेटेंट कार्यालय संभालता है। जब कोई अपना डिजाइन यहां रजिस्टर करता है तो शुरुआत में 10 साल की सुरक्षा मिलती है। और मजेदार बात यह है कि इस टाइम पीरियड को आगे 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, यानी पूरे 15 साल तक उस डिजाइन पर एकाधिकार प्राप्त किया जा सकता है। पर ठहरिए, पंजीकरण इतना भी आसान नहीं है। इस चेकलिस्ट पर खरा उतरना पड़ता है। गैमोटर केस ने तय किया था कि डिजाइन बिल्कुल नया और मौलिक होना चाहिए, और रैकेट बिनकीजर केस ने यह साफ कर दिया कि अगर डिजाइन भारत या विदेश में पहले ही पब्लिश हो चुका है तो रजिस्ट्रेशन वहीं रद्द हो जाएगा। इसके अलावा डिजाइन नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं होना चाहिए और मौजूदा डिजाइन से बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। अब बढ़ते हैं 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ, अधिकार लागू करना। मान लीजिए डिजाइन रजिस्टर हो गया, पर तब क्या जब कोई उसकी चोरी कर ले या कोई प्रतिद्वंदी उसी रजिस्ट्रेशन को ही चुनौती दे दे, तब ये कानूनी प्रक्रिया कैसे काम करती है? अब इसमें एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट है। साल 2000 के एक्ट के तहत किसी भी डिजाइन पंजीकरण को रद्द करने की पहली और सबसे खास पावर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर ऑफ डिजाइन्स को दी गई है। पुराने 1911 वाले कानून में हाईकोर्ट के पास भी ऐसी शक्तियां हुआ करती थीं, लेकिन गोदरेज साराही केस में यह स्पष्ट कर दिया गया कि कैंसलेशन के लिए अब सीधे हाईकोर्ट नहीं बल्कि पहले कंट्रोलर के पास ही जाना होगा। डिजाइन चोरी होने पर अदालत का रास्ता कुछ इस तरह दिखता है। सबसे पहले इन्फ्रिंजमेंट यानी चोरी के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया जाता है। उसके जवाब में बचाव पक्ष अक्सर ये दावा करता है कि डिजाइन का पंजीकरण ही गलत है। इस स्थिति में एसडी कंटेनर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे विवादों को अनिवार्य रूप से कमर्शियल कोर्ट्स में ट्रांसफर करना होगा ताकि व्यापारिक मामलों का जल्दी और विशेषज्ञता के साथ निपटारा हो सके। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? असल में ये पूरा कानून एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ रचनाकारों को उनके नए इनोवेशन के लिए कुछ समय की शॉर्ट टर्म एक्सक्लूसिविटी देना जरूरी है, पर दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये सुरक्षा एक तय समय बाद खत्म हो जाए ताकि वो डिजाइन पब्लिक डोमेन में आए और समाज का विकास हो। कानून कभी नहीं चाहता कि कोई कंपनी किसी उपयोगी वस्तु के बाजार पर हमेशा के लिए अपना एकाधिकार जमा कर बैठ जाए। जो हमें आज के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है, क्या ये बौद्धिक संपदा कानून सच में सच्ची कलात्मक नवीनता की रक्षा करते हैं, या फिर ये सिर्फ एक उपयोगी बाजार पर अपना दबदबा बनाने का एक साधन बन गए हैं? ये आईपी लॉ की सबसे गहरी उलझन है और सच में इस पर सोचना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा ने डिजाइन कानून के इन छिपे हुए रहस्यों को थोड़ा और रोशन किया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।